हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें एक नया वीडियो है। और हर बार की तरह इसमें भी हम एमसीक्यू को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपन अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्या हमारा पहला क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज परमिटेड एक्सपोर्ट ऑफ 14,000 टन ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस टू विच कंट्री। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी है 14,000 नॉन बासमती राइस, कौन सी कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन दी है। फर्स्ट क्वेश्चन है मालदीव्स, बी ऑप्शन है मॉरिशियस, सी ऑप्शन है सिंगापुर, डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों मॉरिशियस। मॉरिशियस ये हमारा करेक्ट आंसर है। अभी क्या हुआ था दोस्तों, जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ने ये राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। कि राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि अगर राइस को बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट हो जाता है तो वो उसकी कमी हो जाती है कंट्री के अंदर, और इसकी वजह से उसकी राइस की प्राइस बढ़ जाती है। और लोगों के लिए खुद जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे इनफ क्वांटिटी में नहीं बचा रहता। मतलब इंडिया में उसका प्रोडक्शन होता है, इंडिया में इतना लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहता है, और इसलिए उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया था कि एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा राइस को। लेकिन फिर भी अभी एक एक्सेप्शन है कि मॉरिशियस के लिए परमिशन दी है, और वो भी कितने टन, 14,000 टन जो है वो राइस, नॉन बासमती राइस वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है अभी रिसेंटली। देन अब कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी जो गवर्नमेंट बॉडी है जिसने एक्सपोर्ट करने का जो पूरा काम है वो किया, इंडिया से लेकर मॉरिशियस तक के पूरा जो पूरा प्रोसेस है जिसने संभाला, वो है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसने दोस्तों ये पूरा काम किया है कि ये पूरा 14,000 टन को एक्सपोर्ट करवाने की पूरी जो प्रोसीजर है वहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाने का पूरा जो है वो काम नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड ने किया है। अब ये दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इसके अंडर आती है ये जो बॉडी है। और अभी जो फिलहाल इसके मिनिस्टर है वो अमित शाह है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन क्या काम है मेन, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मैनेज करना कंट्री के लिए, मैनेज भी करना, उसको प्रमोट भी करना। और कौन सी चीज़ है जिसको प्रमोट करना या तो मैनेज करना मेन काम है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड का? वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिर ये डेयरी प्रोडक्ट या हैंडीक्राफ्ट, ऐसी जो चीज़ों का उसको प्रमोट करना, उसको मैनेज करना, ये काम है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। वो और वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंडर, जो अमित शाह अभी फिलहाल उसके मिनिस्टर है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। लेकिन एक और है, एक और बात है कि ये जो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड जो बॉडी है उसको परमिशन कौन देता है ये करने के लिए? परमिशन उसको भी लेनी पड़ती है। कौन परमिशन देता है? उसके लिए एक अलग बॉडी है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। एक बॉडी जो इसके ऊपर है, जो ये जो काम करेगी, लेकिन परमिशन यहाँ से आएगी तब काम करेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यहाँ से परमिशन आती है तब नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड ये काम करती है। और ये जो मिनिस्ट्री है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री के जो अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड
ये गवर्नमेंट बॉडी आती है और वो परमिशन देती है, ये बॉडी परमिशन देती है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड को, तब जाके ये पूरा काम जो अभी हुआ वो खत्म होता है। तो मतलब इसको काम करने के लिए यहाँ से परमिशन आती है। कौन मिनिस्टर है अभी? पीयूष गोयल जी मिनिस्टर है। और पीयूष गोयल जी जो है वो लोकसभा के मेंबर है और नॉर्थ मुंबई सीट से वो लोकसभा में, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अमित शाह जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर, गुजरात, जो गुजरात की कैपिटल है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? हम्म। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसका मेन जो वो काम करती है वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए पॉलिसी बनाना, ट्रेड करने के लिए लाइसेंस अवेलेबल करवाना, ट्रेड के लिए लाइसेंस अवेलेबल करवाना, और नोटिफिकेशन ट्रेड से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कोई जो रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उसको नोटिफिकेशन उससे रिलेटेड रिलीज करना, मॉनिटरिंग करना पूरा जो ट्रेड हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि कंट्रोल करना और मैनेज करना, किसको? इंटरनेशनल ट्रेड को, इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करना और कंट्रोल करने का काम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये ऑर्गेनाइजेशन का है, गवर्नमेंट बॉडी। वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, जो पीयूष गोयल अभी मिनिस्टर है और नॉर्थ मुंबई से ये कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी। अब देखिए दोस्तों, कैपिटल देख लेते हैं। मालदीव्स के कैपिटल है माले, मॉरिशियस, पोर्ट लुइस ये इसकी कैपिटल है। सिंगापुर, सिंगापुर इटसेल्फ खुद ही सिंगापुर ही उसकी कैपिटल है। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया के बारे में दोस्तों पता होना चाहिए, बाली सबसे खूबसूरत आइलैंड है और टोटल 7,000 आइलैंड से बना हुआ एक कंट्री है और वर्ल्ड का 4th पॉपुलेटेड कंट्री है इंडोनेशिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन द मोस्ट एरिया ऑफ द इंडिया, इन द मोस्ट एरिया ऑफ द इंडिया 2 or more crop annually can be taken, for that which factor can be responsible? मतलब इंडिया के बहुत सारे एरिया में एक से ज़्यादा बार जो है साल में क्रॉप लिया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर होता है, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है और रिस्पॉन्सिबल है? तो फर्स्ट, फेवरेबल क्लाइमेट फॉर अराउंड द ईयर कल्टिवेशन, मतलब पूरे साल बहुत अच्छा क्लाइमेट, जो सुटेबल क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए जो सुटेबल क्लाइमेट है वो है। ओके, इंडियाज पुअर एंड इलिटरेट फार्मर, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, एक से ज़्यादा बार हम एग्रीकल्चर करते हैं कि इंडिया के पुअर और इलिटरेट फार्मर। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, और एक्सेसिव पॉपुलेशन फर्टाइल प्लेन, कौन से इसमें सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि हम एक साल में से ही हम एक साल में एक से ज़्यादा बार एग्रीकल्चर कर सकते हैं? तो दोस्तों ये तो इंडियन पुअर एंड इलिटरेट फार्मर तो नहीं आएगा। एक्सेसिव पॉपुलेशन उसकी वजह से हम एक से ज़्यादा बार फार्मिंग कर सकते हैं, ये तो कोई रीज़न ही नहीं बनता। फर्टाइल प्लेन और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन राउंड द ईयर, पूरे साल बहुत अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, इसलिए इंडिया में कई सारे पार्ट में हम एक से ज़्यादा बार क्रॉप कर सकते हैं एक साल में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट चलते हैं। वेरियस फार्मिंग मेथड आर फेमस इन इंडिया, तो कौन सी फार्मिंग मेथड जो बहुत फेमस है? बहुत फेमस का मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को इसके जो प्रीफर करते हैं जिसको, तो चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। कौन सा? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जूम कल्टीवेशन, मिक्स्ड फार्मिंग एंड ड्यूरेबल एग्रीकल्चर। तो ड्यूरेबल एग्रीकल्चर थोड़ा कन्फ्यूजस वर्ड है दोस्तों। ये ड्यूरेबल एग्रीकल्चर, इसका लिटरली ये मतलब हमें ये निकालना है कि सस्टेनेबल फार्मिंग। तो इंडिया में ना तो अभी सस्टेनेबल फार्मिंग इतना फेमस है, ना तो मिक्स्ड फार्मिंग इतना फेमस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और झूम कल्टीवेशन, ये 1 and 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है दोस्तों कि
द फार्मर हैव डन फार्मिंग विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर का या तो पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। झूम कल्टीवेशन का क्या मतलब है, जैसे ये ज़्यादातर वो फॉरेस्ट वाले एरिया में और ज़्यादातर ये ट्राइब जो है, ट्राइबल लोग हैं, ये इसका ये एग्रीकल्चर की पैटर्न को फॉलो करते हैं। झूम कल्टीवेशन का क्या मतलब है, बहुत बड़ा फार्म है, उसमें से एक छोटी सी जगह को, इतना एरिया को, यहाँ की जो फार्म को उसको क्लियर करना, यहाँ के पेड़ को काट देना और यहाँ पे इस लैंड को अवेलेबल बनाना एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर कर सके इसलिए पूरे एरिया को क्लीन करना। फिर एक आध 2 साल यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के बाद जब ये लैंड फर्टाइल नहीं रहती है, जब उसमें से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना और दूसरी एक जगह पे जाके उस उतना एरिया, वहाँ पे थोड़ा एरिया क्लियर करना फॉरेस्ट का और यहाँ पे फार्मिंग करना शुरू करना, यहाँ के पेड़ काट के यहाँ पे लैंड को एग्रीकल्चर के लिए बनाना और एग्रीकल्चर कर सके ऐसी लैंड बनाना। फिर यहाँ पे एक आध 2 साल फार्मिंग करने के बाद दूसरी जगह पे चले जाना, क्योंकि ये वहाँ पे इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे रहते हैं, दूसरी जगह जाकर जाकर भी ये इतने फार्म फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर करना, पेड़ वेड़ काटना और यहाँ पे इतनी लैंड को फिर से एग्रीकल्चर कर सके ऐसी बनाना। फिर यहाँ से शिफ्ट होकर फिर से चले जाना दूसरी जगह पे और इतने एरिया में फिर एग्रीकल्चर करना। और जब ये लोग वापस अपनी जगह पे जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे फिर से फॉरेस्ट बन गया होता है दोस्तों। तो मतलब ये पेड़ काट भी रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता है, हमसे हमसे ज़्यादा तो रिस्पॉन्सिबल है, अगर पेड़ काट भी रहे तो फिर से वो वहाँ पे ग्रो भी हो जाएंगे। डन। चलो, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी 1 एंड 2। मिक्स फार्मिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? हाँ, मिक्स फार्मिंग मतलब एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें ग्रो करवाना एक ही साथ एक ही टाइम पे। ड्यूरेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग का क्या मतलब होता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि बैलेंस वे में काम करना। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, कंट्री जो है, कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको डेवलपमेंट का भी काम करना है और फॉरेस्ट को बचा के भी रखना है। जैसे लोगों के लिए घर बनाना है, तो लैंड है नहीं, लैंड कहाँ से लाएंगे, फॉरेस्ट को काट के लैंड ला सकते हैं। डन। और कोई डेवलपमेंट का काम करना है, प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या तो डैम बनाना है, ऐसी कोई चीज़ है, तो उसके लिए फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझाता हूँ, उससे आप सस्टेनेबल फार्मिंग भी समझ जाएंगे। जैसे ये पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया और उसमें कई सारे घर बनाने हैं लोगों के लिए, तो फॉरेस्ट वाला एरिया काटना पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना है, फॉरेस्ट भी इतना ना कटे और लोगों के लिए घर भी बन जाए, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए कितना फॉरेस्ट का एरिया काट दिया, इतने पेड़ काट दिए और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, तो एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे जो है फ्लैट है और बहुत सारे लोग इसमें रह सकते हैं। इसके बजाय कि आप एक एक थोड़े पूरे जंगल को काट कर हर एक जगह पे घर बना दे, उसके अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा एरिया काट के यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग खड़ी कर दे और यहाँ पे तो दो काम हो जाएंगे, लोगों को रहने के लिए अरेंजमेंट भी हो जाएगा, कंट्री का जो गवर्नमेंट का मेन काम है डेवलपमेंट वो भी हो जाएगा और फॉरेस्ट भी बचा रहेगा। बल्कि इसकी बजाय कि हम पूरा फॉरेस्ट को क्लियर करके लोगों के लिए रहने के लिए जगह अवेलेबल करें, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है दोस्तों। वैसे सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब जहाँ ज़रूरत है लैंड का, बहुत ज़्यादा, बहुत कई सारे एकड़ में जो है लैंड है, तो जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम है वहाँ पे ही हमें सिर्फ केमिकल का यूज़ करना चाहिए। बाकी जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है, जब हम सॉइल का सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इनफ है, लेकिन आपका इतना एरिया जो है वहाँ पे केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत है, तो हमें जहाँ ज़रूरत है केमिकल फर्टिलाइजर की वहीं यूज़ करना चाहिए, वो सस्टेनेबल फार्मिंग है दोस्तों। डन। लेकिन ये इतना इंडिया में भी फेमस नहीं है, ना तो लोग इसको प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग? कौन सा जो है इसमें से रिलेटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग से? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप काउ डंक, किससे रिलेटेड बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे प्लांट को, उसके लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग जो फार्मिंग हम करते हैं उसमें तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए प्लांट को ये केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाते हैं, तो उससे उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, काउ डंग फर्टिलाइजर, फिर अर्थ फॉर्म फर्टिलाइजर, फिर कंपोस्ट फर्टिलाइजर एक्सेट्रा आर यूज, तो ये उसके न्यूट्रिशन के लिए हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। डैमेज वॉज कोज टू सॉइल ड्यू टू द बायोटिक कंट्रोल, तो बायोटिक कंट्रोल की वजह से सॉइल को डैमेज हो जाता है। अब और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑर्गेनिक फार्म products are more in demand so the farmer also get a good return, so it is also named commercial farming। मतलब ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट आर मोर इन डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड में है,
तो फार्मर आल्सो गेट रिटर्न, अच्छा रिटर्न फार्मर को मिलता है। तो इसलिए हम इसको कमर्शियल फार्मिंग भी कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट है। दूसरा, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द क्रॉप काव यूरिन, नीम सॉल्यूशन और बटर मिल्क एक्सेट्रा आर यूज्ड। कंजर्वेशन मतलब ग्रो होने के बाद उसको बचा के रखना कीड़ों मकोड़ों से, वो कंजर्वेशन है। और यहाँ पे न्यूट्रिशन मतलब वो उसको ग्रो करवाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो न्यूट्रिशन है, लेकिन ग्रो हो जाने के बाद उसको जो बचाने की ज़रूरत है कीड़ों मकोड़े से, वो कंजर्वेशन है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं काव यूरिन, नीम सॉल्यूशन, बटर मिल्क। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब देखिए स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन के लिए हम ये काउडंग फर्टिलाइजर की यूज़ करते हैं, करेक्ट बात है। अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर की यूज़ करते हैं, करेक्ट है। कंपोस्ट फर्टिलाइजर की यूज़ करते हैं, करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है। और बायोटिक कंट्रोल जो है वो डैमेज करता है, ये गलत बात है, नहीं करता है, ये ऑप्शन नहीं है। और ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट, तो ये भी नहीं है कि वो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में और बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है फार्मर, जिसके हम इसको कमर्शियल फार्मिंग कह सकते हैं, ये भी गलत है। और कंजर्वेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कौन सी चीज़ों का, काव यूरिन का, नीम सॉल्यूशन, बटर मिल्क का, इसका यूज़ करते हैं, करेक्ट बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो हमारा PNS ऑप्शन ये है हमारा करेक्ट। देन अब ये PNS क्यों करेक्ट है और बाकी सब क्यों गलत है उसके ऊपर देख लेते हैं। जैसे पहले से शुरू करते, पहली बात, ये देखिए काउडन फर्टिलाइजर आपको पता है दोस्तों, गाय का जो गोबर उसको एज अ फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं। अर्थ फॉर्म फर्टिलाइजर क्या मतलब है इसका? अर्थ वॉर्म फर्टिलाइजर। अब ये पूरी क्या प्रोसीजर है दोस्तों? अर्थ वॉर्म को जो है वो ये फार्म में डाला जाता है, जो फिर वहां पे क्या होता है कि वो जो वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट और जो भी वेस्ट है, उसको वो खाता है। वो खाने के बाद जो एक्सक्रेटा, उसका जो वेस्ट निकलता है, अर्थवर्म का जो वेस्ट एक्सक्रेटा, जो उसका वेस्ट वेस्ट निकलता है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं दोस्तों, जिसको बोला जाता है वर्मी पोस्ट। वर्मी पोस्ट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। कौन से न्यूट्रिशन होते हैं उसके अंदर? उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटाशियम होता है, और बेनिफिशियल माइक्रोब्स और भी होते हैं। तो ये अब देखिए अर्थवॉर्म जब जो भी वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट जो भी वेस्ट है उसको खाता है, तो उसका जो खाने के बाद जो उसका एक्सक्रेटा मतलब अर्थवॉर्म का जो वेस्ट निकलता है, उसमें होता है वर्मी कोस्ट, और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। कौन से? नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, पोटाशियम, माइक्रोब, बेनिफिशियल माइक्रोब, ये सारी चीज़ें निकलती है। और ये क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है दोस्तों। तो ये होता है अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, ये क्लियर। फिर यहाँ पे लिखा है कंपोसाइट कंपोस्ट फर्टिलाइजर। कंपोस्ट फर्टिलाइजर का क्या मतलब है? जैसे हमने ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, पूरे सारे जितने भी घर का जो कूड़ा कचरा होता है, वेस्ट होता है, बायोटिक वेस्ट। बायोटिक वेस्ट का क्या मतलब है दोस्तों? एक टाइम पे जो लिविंग थिंग थी, जैसे वेजिटेबल एक टाइम पे लिविंग थिंग था, तो उसको बायोटिक वेस्ट का यूज करके हम ये कंपोसाइट फर्टिलाइजर वो प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम उसको फार्म में यूज करते हैं। जो भी वेस्ट है घर का वेस्ट, जैसे वेजिटेबल पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स, पील्स का क्या मतलब है? जो छिला हुआ पार्ट, जो हम वेस्ट कड़ा कुचरा, जो कड़ा कूड़ा कचरा जो हम निकालते हैं, उसको हम पीट में एक गड्ढे में डालते हैं, जिससे हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। उसमें ये पीट में डाल देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब उसको बाहर निकाला जाता है, तो जो ये पूरा वेस्ट है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। कम इसका कंपोज डिकम्पोज होने के बाद जो बची हुई चीज़ है, उसमें से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं। कम ये अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में कम ये न्यूट्रिशन इसमें कंसंट्रेटेड होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी खासी मात्रा में फिर भी होता है इसमें। तो ये कंपोस्ट फर्टिलाइजर है दोस्तों। और बायोटिक कंट्रोल से सॉइल को डैमेज होता है। अब ये सेकंड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्या है वो, कि डैमेज को सॉइल, किसको डैमेज होता है? सॉइल को। किसकी वजह से? बायोटिक कंट्रोल। बायोटिक कंट्रोल क्या है दोस्तों? ये देखिए लिविंग थिंग आपके फार्म को ये कीड़े मकोड़ों से बचाती है। कौन सी? जैसे लेडी बग है, वो एफाइट जो ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसको खाती है। लेडी बग जो ये फार्म के लिए बहुत डेंजरस है,
उसको बहुत, क्रॉप को बहुत डैमेज करती है, उसको ये खा जाती है, तो ये बायोटिक कंट्रोल है। सॉइल को कोई डैमेज होने वाला नहीं है, ऑब्वियस बात है। फिर ये ट्राइकोग्रामा वेप्स, जो ये डिस्ट्रॉय कर देती है पेस्ट एग को, जो भी क्रॉप के लिए बहुत ये डेंजरस है, तो उसको ख़त्म कर देती है ट्राइकोग्रामा वेप्स। तो ये बायोटिक कंट्रोल है। फिर बेलेसियस थंगरिंग जिनसिस, ये जो है ये एक बैक्टीरिया है जो कैटरपिलर को ये किल करती है। तो ये सारी की सारी लेडी बग, ट्रिकोग्रामा वेप्स और बेलेसियस थंगरिंग जेनेसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोटिक कंट्रोल है। तो इससे सॉइल को डैमेज होने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो ये भी सेकंड भी हमारा गलत हो गया। और नीचे देखा है कि ऑर्गेनिक फार्म, ये भी देख लिया। कॉमर्शियल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट आर मोर, बहुत ज़्यादा डिमांड में, इसके लिए फार्मर को ग्रो करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और इसलिए इसको कमर्शियल फार्मिंग भी कह सकते हैं। नहीं, गलत बात। कमर्शियल फार्मिंग इसको क्यों नहीं कह सकते दोस्तों? कमर्शियल फार्मिंग का क्या मतलब होता है? सबसे पहला कमर्शियल फार्मिंग का रूल है कि सबसे ज़्यादा लार्ज एरिया में उसको ग्रो करवाया जाएगा, डन, और लार्ज क्वांटिटी में उसको ग्रो करवाया जाएगा। दूसरा, उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया जाएगा। ये कुछ कंडीशन है, तभी हम उसको कमर्शियल फार्मिंग, और वो कैश क्रॉप होंगे, डन। तो ये सारी चीजें ये कंडीशन कुछ है कमर्शियल फार्मिंग के लिए, तभी हम कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम फर्टिलाइजर का, तो केमिकल फर्टिलाइजर का तो यूज ही नहीं करते, है ना। और ये लार्ज एरिया में ग्रो हो, ऐसा भी कोई इसके लिए जरूरी नहीं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो लार्ज एरिया में करेंगे। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग तो लार्ज एरिया में जब किया जाता है तभी इसको कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, इसलिए ये भी गलत है। और कंजर्वेशन के लिए काव यूरिन का यूज करते हैं हम, नीम सॉल्यूशन, बटर मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। सारी बातें सही है, डन यहाँ तक। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ग्रेन ग्रो मैक्सिमम इन इंडिया? कौन सी ग्रेन है जो सबसे ज्यादा, जिसका प्रोडक्शन इंडिया में होता है? बीट, ज्वार, पेडी, सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर में हमें लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि किसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। करेक्ट ऑर्डर क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पेडी का, फिर बीट का, फिर ज्वार का तीसरे नंबर पे। तो पेडी फर्स्ट, बीट सेकंड, और ज्वार, बीट सेकंड नंबर पे और ज्वार थर्ड नंबर पे। करेक्ट, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है दोस्तों इसमें, डन। तो ऑप्शन ये करेक्ट है। अब यहीं से ग्रेन से डिस्कस करना शुरू करते हैं। ग्रेन जो है दोस्तों, अनाज, वो इंडिया में जितनी भी एरेबल लैंड है, मतलब जितनी लैंड पे हम एग्रीकल्चर करते हैं उसके 75% पे हम सिर्फ ग्रेन ग्रो करते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और ये 75% जो लैंड यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा, वो उसका प्रोडक्शन सिर्फ 50% है, देन। तो ग्रेन का प्रोडक्शन, टोटल जितना भी प्रोडक्शन होता है इंडिया में एग्रीकल्चर से, उसमें से ग्रेन का प्रोडक्शन 50% होता है। 100% आप प्रोडक्शन मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, शुगर कैन है, कॉटन है, और फ्रूट है, और रबर, कॉटन, जो भी आपको एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट हो रहा है उसको 100% मान ले, तो उसका 50% प्रोडक्शन सिर्फ ग्रेन से, अनाज से होता है। और लेकिन लैंड 75% यूज़ किया जाता है। ये पहले हमने बेसिक से शुरू किया, अब बीट के ऊपर जाते हैं। मैं थोड़ी, एक मिनट दोस्तों, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। चलो बीट से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला, बीट जो है वो रबी रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप का क्या मतलब होता है? रबी क्रॉप का मतलब होता है दोस्तों कि विंटर सीजन में इसको ग्रो करवाया जाता है। और ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल, इसकी रिक्वायरमेंट है। ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल, ये बहुत ज़रूरी है बीट के क्रॉप के लिए। लोमी सॉइल दोस्तों आपके लिए शायद नया होगा। लोमी सॉइल का क्या मतलब होता है? जब मिक्सचर मिक्सचर ऑफ सिल्ट, क्ले एंड सैंड
तो तीन चीजों का जो मिक्सचर है उसको बोला जाता है लॉमी सॉइल। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों, सिल्ट, क्ले एंड सैंड। अब आप ये इसका डिफरेंस अगर देखना है तो इसे भी देख सकते हैं आप। क्ले है वो बहुत ज़्यादा पानी को जो है वो अपने अंदर रखता है, और उसके सिल्ट जो है वो उसकी कंपैरिजन में कम पानी को जो है वो कैप्चर कर सकता है। फिर सैंड सबसे ज़्यादा पानी, जो सबसे कम पानी को अपने अंदर कैप्चर कर सकता है, वो है सैंड। फिर सिल्ट, फिर क्ले। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर है वो है लॉमी सॉइल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीट के लिए। और 75 सेंटीमीटर के अराउंड जो है रेनफॉल एन्युअली रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल अगर आए तब भी वीट का प्रोडक्ट वो खराब हो सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है वीट के लिए। और जितना भी एरिया में टोटल एग्रीकल्चर होता है उसका 1/3 एरिया है जहाँ जिसमें सिर्फ वीट को ग्रो किया जाता है इंडिया में। उसके बाद दोस्तों ये गुजरात के जो है ये भाल रीजन है गुजरात का, और वहाँ पे जो ग्रो करवाया जाता है वीट को उसको बोला जाता है भालिया विट। डन। और ये वीट का प्रोडक्शन डबल हो गया दोस्तों। कब डबल हो गया? जब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया गया, तब वीट का प्रोडक्शन डबल हो गया। कब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था इंडिया में? 1960 में। किसने ये किसका किसका आइडिया है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो किसका इनमें ये आइडिया दिया है इंडिया में? तो ये इनिशिएटिव है एम एस स्वामीनाथन का। एम एस स्वामीनाथन का ये इनिशिएटिव है ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसकी वजह से ये वीट का प्रोडक्शन डबल हो गया। और कौन से एरिया में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था दोस्तों? पंजाब वाला एरिया और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस वाले एरिया को चूज किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है दोस्तों? बेसिकली उसमें यहाँ के जो फार्मर है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना, उसको वाटर की अवेलेबिलिटी कैनाल से करवाना, उसको हाई एल्डिंग वेराइटी सीड ये प्रोवाइड करवाना, और मॉडर्न मशीनरीज, वेप मशीनरी जो है वो उसको प्रोवाइड करवाना। तो ये सारी चीज़ें ये इन तीन एरिया में किया गया, और इस वजह से आज वो बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन और हम सेल्फ सफिशिएंट बन गया है ये वीट के मामले में। और ये इंडिया में जो आइडिया दिया था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो एम एस स्वामीनाथन, लेकिन दुनिया में जिसने ये आइडिया दिया था वो थे नॉर्मन बर्लोग। नॉर्मन बर्लोग जो थे जिसने इसको आइडिया ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का आइडिया दुनिया को दिया था, और इसके लिए 1970 में नॉर्मन बर्लोग को जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था। और नॉर्मल नोबेल प्राइज़ जो है दोस्तों वो ये अवार्ड शुरू किया गया था ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल वो थे जिसने ये डायनामाइट को इन्वेंट किया था। डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। डायनामाइट क्या होता है दोस्तों? एक कैंडल जैसा होता है ये और जिसके धमाके से, जिसको एक्सप्लोड से ये जो माउंटेन जो रॉक है उसको तोड़ा जाता है, वो डायनामाइट है। और नोबेल प्राइज जो है दोस्तों वो शुरू किया गया था 1901 में शुरू किया गया था, और डायनामाइट का इन्वेंशन किया था अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किया गया था दोस्तों, ये डायनामाइट का खोज किया था। फिर नोबेल प्राइज जो है वो दो कंट्री में दिया जाता है, एक स्वीडन में दिया जाता है और एक नॉर्वे में दिया जाता है, याद रखना दोस्तों। इससे पहले एक और बात जान लो, कौन सी चीज़ के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है? ये पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। फिर उसके अलावा पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक के लिए भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इकोनॉमी को एग्जैक्टली शुरू में इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं था दोस्तों, 1968 में इकोनॉमिक साइंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया और उसके लिए भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, लिटरेचर,
ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, इसके लिए जो ये प्राइज़ मिलता है स्वीडन में मिलता है, लेकिन ये पीस प्राइज़ जो है, नोबेल पीस प्राइज़, वो नॉर्वे से दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज़ ये दिया जाता है नॉर्वे में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये स्वीडन का क्या कैपिटल है वो भी याद हमें होना चाहिए, स्टॉकहोम, और नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। डन, चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्लांटेशन क्रॉप, आइडेंटिफाई द प्लांटेशन क्रॉप। कौन से प्लांटेशन क्रॉप है इसमें से? कॉटन, रबर, कोकोनट, शुगर, शुगर कैन। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा प्लांटेशन का क्रॉप है इसमें से दोस्तों? तो कॉटन नहीं है, रबर यस, कोकोनट यस, शुगर कैन नहीं। अब ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है क्यों, वो भी हम डिस्कस करते हैं बाद में कि क्यों नहीं है। पहले हम आंसर कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेते, देख लेते कौन सा आंसर है। 2 और 3, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, प्लांटेशन क्रॉप का क्या मतलब होता है? प्लांटेशन क्रॉप का मतलब होता है कि जैसे आम का बगीचा होता है, आम के बगीचे में जो है वो हर साल आम का जो पेड़ है वैसा का वैसा रहता है, हर साल जो उसमें आम आता है उसको तोड़ के फिर उसका वो उसको बेचा जाता है, उसका पूरा उसका ट्रेड चलता है, तो वो प्लांटेशन क्रॉप है। लेकिन ये कॉटन में क्या होता है दोस्तों, कॉटन का जो पूरा प्लांट है वो पूरा प्लांट का हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, उसका पूरा प्लांट क्या हार्वेस्ट करता है। मतलब आम के पेड़ को हम हर साल लगाते हैं और फिर उसमें से आम लेने के बाद उसको पेड़ को काट देता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो जैसे कॉटन को ग्रो किया और उसका जब एक कॉटन को ग्रो होने के बाद जब उसको उसमें से कॉटन को जो निकाल लेते हैं, फिर उसको उसको पूरे प्लांट को ही निकाल देते हैं ये फार्म में से। लेकिन प्लांटेशन फार्मिंग में ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखिए जैसे रबर है तो उसका जो पेड़ है उसमें से हमें जो उसका मिल्क वो निकलता ही रहता है, तो पेड़ उसको हम हर साल ग्रो करते हैं, फिर उसमें से मिल्क निकालने के बाद उसको निकाल देते, फिर ग्रो करते हैं, जब उसकी सीजन आती है ऐसा नहीं होता है, वो प्लांट हमेशा रहता है उसका ट्री। कोकोनट में भी क्या है, हम कोकोनट को जो उसके प्लांट को ग्रो करवाएंगे, फिर उसमें से कोकोनट निकाल कर फिर उसको प्लांट को वहाँ हार्वेस्ट करके पूरा प्लांट निकाल देंगे, फिर दूसरे साल उसको ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोकोनट का ट्री वैसा का वैसा सालों के सालों तक रहता है, वो उसमें से हमें ये उसके प्रोडक्ट मिलती रहती है। लेकिन कॉटन में क्या करते हैं दोस्तों, हम ग्रो करते हैं सीजन में और कुछ महीने के बाद उसको हार्वेस्ट करके पूरा फार्म क्लियर कर लेते हैं। शुगर कैन में भी क्या है, उसको ग्रो करते हैं, कुछ महीने के बाद उसको भी पूरे फार्म को क्लियर कर देते हैं। डन। तो उसकी ये प्लांटेशन क्रॉप की डेफिनेशन है दोस्तों, इसलिए ये कॉटन और शुगर कैन नहीं आएंगे। 2 और 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए कॉटन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं चेंज कर लेता हूँ पेन। देखिए कॉटन, ये इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे ग्रो है इसके प्रोडक्शन में, पहली बात। सेकंड थिंग, इसको वाइट गोल्ड भी बोला जाता है दोस्तों। थर्ड थिंग, कॉटन सीड से, एक तो कॉटन का यूज किया जाता है, दूसरा कॉटन सीड से दो चीजें, एक उससे ऑयल निकलता है और बाकी जो उसकी ऑयल केक है, मतलब ऑयल निकलने के बाद जो बचा हुआ है उसको हम एज ए फॉडर भी एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, इसके लिए ब्लैक लावा सॉइल, ब्लैक सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल में ही कॉटन को ग्रो करवाया जाता है, उसके लिए बेस्ट है, सूटेबल है। और ब्लैक सॉइल को रेगूर भी बोला जाता है, और गुजरात में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल हमें मिलती है, इसलिए गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और गांधीनगर से जो है वो लोकसभा के मेंबर है वो अमित शाह है, और अमित शाह के पास अभी होम मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी अमित शाह के पास है। डन, वापस आ जाते हैं 5th नंबर पे। ये टेम्परेचर कितना इसके लिए सूटेबल है कॉटन के लिए दोस्तों? 20 से लेकर 35 सेल्सियस डिग्री ये टेम्परेचर सूटेबल है कॉटन के लिए।
रेनफॉल कितना चाहिए, 30 से 70 सेंटीमीटर का रेनफॉल जो है वो रिक्वायर्ड है एनुअल। इतना रेनफॉल, एक साल में इतना रेनफॉल चाहिए। और गुजरात ने जो है बीटी कॉटन को भी एक्सेप्ट किया है दोस्तों। बीटी कॉटन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा इसमें। ये देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ है बेसिलस थरिंजेंसिस। थरिंजेंसिस ये जो है एक बैक्टीरिया दोस्तों, बीटी हम शॉर्ट में इसको बीटी ले लेते हैं। ये बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे जो कैटरपिलर या बॉल वॉर्म, इन सबको वो किल कर देता है। इसका जो प्रोटीन है वो यहाँ से जो बैक्टीरिया नेचुरली, ये बैक्टीरिया एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और वो उसको, ये जो कैटरपिलर, ये जो क्रॉप को डैमेज करने वाले ये जो है कैटरपिलर, उसको किल कर देता है। अब बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट ने क्या किया दोस्तों, ये बीटी जो है बेसिलियस थंगरिंग जिन्स, इसका जीन्स लेकर ये जो कॉटन के प्लांट में ऐड कर दिया दोस्तों। जीन्स लेकर उसके डीएनए में ऐड कर दिया। अभी कॉटन का प्लांट जो है वो जब जो भी सीड ग्रो करेगा, वो जो भी सीड ग्रो करेगा उसके अंदर ये प्रोटीन होगा, क्योंकि जीन को जो है वो ये कॉटन के प्लांट के डीएनए में उसको ऐड किया था साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो ये सीड जो हो गया उसके अंदर ही ऑटोमेटिकली प्रोटीन होगा, और ये इससे इसकी ये इसका जब इस सीड को बेचा जाएगा और उससे जो ये पूरा एग्रीकल्चर किया जाएगा, तो इस सीड जो है अपने आप जो है ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। जो ये बैक्टीरिया प्रोटीन प्रोड्यूस करता था, अब ये प्रोटीन जो है वो ये क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे। कॉटन की क्रॉप, जो ये क्रॉप है वो प्रोड्यूस करेंगे, और वो अपने आप इसके लिए वो ये प्रोटीन किल कर देगा, कैटरपिलर और जो बॉल वॉर्म है उसको किल कर देगा। इसको बोलते हैं दोस्तों बीटी कॉटन। डन। फिर से वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अभी कॉटन के बारे में डिस्कस किया, फिर रबर के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। रबर, फर्स्ट, इसमें से जो मिल्क निकलता है दोस्तों रबर के प्लांट से, उसमें ऐड किया जाता है एसिटिक एसिड। फिर उसको थोड़ा लो टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे इसको थोड़ा हीट किया जाता है, फिर उससे हमें मिलता है रबर। ये पूरी रबर की मिलने की प्रोसीजर है दोस्तों। अब नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में, जहाँ इंडिया में प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा रबर को प्रोड्यूस किया जाता है वो है केरला और तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर फोर्थ आसाम, फिफ्थ त्रिपुरा। ये इंडिया में जो स्टेट है जहाँ पे रबर का प्रोडक्शन होता है, पूरे दुनिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन होता है वो मलेशिया में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नंबर वर्ल्ड है। ये रबर के प्रोडक्शन मलेशिया फर्स्ट नंबर पे है वर्ल्ड में। हाँ, तो ये रबर के बारे में इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। यहाँ पे ये केरला लिखा है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और तिरुवनंतपुरम से ये शशि थरूर जो है वो लोकसभा के सांसद है। और तमिलनाडु कैपिटल क्या है, चेन्नई। और कर्नाटका, कर्नाटका और कर्नाटका में कर्नाटक की कैपिटल है चेन्नई, और यहाँ पे ये गवर्नमेंट है एम के स्टालिन की। यस, स्टालिन यहाँ पे सीएम है। और केरला में सीएम जो है वो पिनराई विजयन है। कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बेंगलुरु कैपिटल है कर्नाटका की, और यहाँ पे सिद्धारमैया जी जो है वो कांग्रेस से सीएम है। आसाम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, और यहाँ पे सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। यस, करेक्ट। अब रबर के बारे में बता दिया, कोकोनट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते दोस्तों फटाफट। कोकोनट ज़्यादातर जो है वो कोस्टल एरिया में ग्रो होता है, और इंडिया में भी, जो गुजरात में भी, गुजरात का जो है सौराष्ट्र वाला एरिया है, सौराष्ट्र वाला एरिया जो है वहाँ पे ये कोकोनट ग्रो होता है। तमिलनाडु, साउथ साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन होता है।
थोड़ी सलाइन लैंड जो है, इस तरह की लैंड सुटेबल है कोकोनट के लिए। इंडिया में ये कोकोनट जो है वो प्रोड्यूस होता है कर्नाटका, तमिलनाडु और अंडमान एंड निकोबार। डन। शुगर कैन के बारे में भी यही डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों, यही डिस्कस कर लेते हैं शुगर कैन के बारे में। पहली इंफॉर्मेशन शुगर कैन के बारे में अगर मैं आपको बता पाऊँ तो ब्लैक सॉइल इसके लिए सूटेबल है, ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा। और इंडिया में बहुत मेजर मेजर क्रॉप है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है इंडिया में, बहुत ज़्यादा शुगर कैन का प्रोडक्शन होता है और सबसे ज़्यादा यूपी में ये शुगर कैन को ग्रो करवाया जाता है। दुनिया में फर्स्ट रैंक पे ब्राज़ील है दोस्तों, शुगर कैन को प्रोड्यूस करने में ब्राज़ील है फर्स्ट नंबर पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये पल्सिस एंड देयर प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट आर शोन बिलो। तो एक तरफ जो दाल का नाम दिया और एक तरफ कौन से गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये ग्रो होता है। तो व्हाट विल बी देयर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे क्या आएगा, तुअर सबसे ज़्यादा गुजरात में प्रोडक्शन होता है वडोदरा में, मूंग और मठ जो है उसका प्रोडक्शन होता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो उड़द का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ऑप्शन में बनासकांठा, अरावली, पाटन और महसाना, 4 ऑप्शन दिए हुए। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रोडक्शन होता है पाटन में उड़द का, याद रखना पाटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उड़द का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पाटन में होता है। डन। ओके चलो अब यहाँ पे बनासकांठा हमें ऑप्शन में दिया है, तो बनासकांठा में दोस्तों गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलेट का प्रोडक्शन बनासकांठा में होता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा शीशम मतलब तिल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ये बनासकांठा में होता है। फिर एक अरावली ऑप्शन दिया है, अरावली में सबसे ज़्यादा मेज़ का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, अरावली में सबसे ज़्यादा मेज़ का प्रोडक्शन होता है। मेज़ जो है एक खरीफ क्रॉप है, राइस भी एक खरीफ क्रॉप है, और राइस जिसको हम पेडी बोलते हैं, जिसका 1/4 एरिया में राइस का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। जितने भी एरिया में एग्रीकल्चर करते हैं उसमें से 1/4 एरिया में हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं, और हाफ ऑफ द इंडिया, आधे से ज़्यादा इंडिया में राइस का प्रोडक्शन होता है। और 100 सेंटीमीटर के अराउंड जो है वो राइस के लिए एनुअली रेनफॉल इतना चाहिए। डन। और पाटन के लिए हमने यहाँ पे मैंने बता दिया उड़द दाल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पाटन में होता है। डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर रिसेंटली इन द न्यूज़ इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्री। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो कौन से 2 कंट्री के बीच में ये है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पेन एंड मोरक्को, सेकंड ऑप्शन है युगांडा एंड तंजानिया, सी ऑप्शन है रशिया एंड ईरान, डी ऑप्शन है मालावी एंड मोजाम्बिक। तो कौन से 2 कंट्री है जिसके बीच में ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। अब देखिए दोस्तों इसमें से आंसर मैं बता देता हूँ आपको। स्पेन और मोरक्को 2 कंट्री है जिसके बीच में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। देखिए पहले न्यूज़ देख लेते फिर आगे देखते हैं। किलर वेल अटैक एंड सिंक द सेलिंग यार्ड इन द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मतलब जो शिप और बोट जो निकलती है दोस्तों, सेलिंग बोट, उसको यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करती है ये वेल। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में बहुत हो रहा, ये बहुत न्यूज़ में आ रहा था कि जो यहाँ ये जो वेल है वो ये बोट के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था दोस्तों। ये देखो ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, एक तरफ ये पूरा स्पेन है और यहाँ पे मोरक्को, तो इस बीच में जो है वो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। मैं आपको एक और भी मुझे वर्ड याद आ रहा है, मुझे वो आपको बताना है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, तो एक होता है दोस्तों वर्ड स्ट्रेट का मतलब होता है द वाटर बॉडी विच डिवाइड द लैंड इन 2 पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रेट। मतलब ये लैंड है और उसको वाटर, ये वाटर का जो पोर्शन है उसने ये जो स्पेन की और मोरक्को की जो लैंड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो छोटी सी वाटर बॉडी जो लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। अब एक और वर्ड है इस्तमस।
इसका मतलब होता है छोटा सा लैंड का पोर्शन जो वाटर बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे पनामा पैनल है, पनामा वाला जो एरिया है, आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, तो नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो उसके बीच में जो है छोटा सा लैंड का जो पोर्शन है यहाँ पे, तो ये पैसिफिक और एटलांटिक, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, लिखने की जरूरत नहीं। एटलांटिक, तो ये छोटा सा लैंड का जो पोर्शन है वो पैसिफिक और एटलांटिक दो ओशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ऐसा लैंड का छोटा सा टुकड़ा, या तो हम इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे जो छोटा सा लैंड का पोर्शन है जो श्रीलंका को हमसे डिवाइड करता है, तो ये छोटा सा लैंड का पोर्शन जो है उसको भी ले सकते हैं। तो ये जो छोटा सा लैंड का पोर्शन है दो बड़ी वाटर बॉडी को डिवाइड करता है, तब उसको उसके लिए हम यूज करते हैं इस्थमस। और जो छोटा सा ये वाटर बॉडी, छोटा सा लैंड का पोर्शन जो बड़ी दो वाटर बॉडी को डिवाइड करता है वो इस्थमस है, और छोटा सा वाटर बॉडी जो लैंड को दो पार्ट में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। देन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ पे स्पेन है और ये मोरक्को, अफ्रीकन कंट्री और ये यूरोपियन कंट्री। देन चलो वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे, तो स्पेन और मोरक्को यहाँ रहा। देन ओके, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट और ये मेडिटेरियन सी। चलो वापस आ जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखनी है हमने, कौन सी दो कंट्री के बीच में है, स्पेन और मोरक्को। चलो, स्पेन का कैपिटल क्या है दोस्तों? स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। मोरक्को का क्या कैपिटल है? और युगांडा, एक सेकंड, मोरक्को का कैपिटल मेरे दिमाग में से निकला, जैसे याद आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये युगांडा का कैपिटल क्या है? कंपाला। फिर तंजानिया का, तंजानिया का कैपिटल में याद, जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ वो है दोदोमा। यस करेक्ट, दोदोमा, दोदोमा, दो दो डबल डबल माँ, तो ऐसा भी याद रख सकते हो, दोदोमा, ये तंजानिया का कैपिटल है। फिर रशिया, तो आपको पता है मॉस्को। ईरान, ये भी पता है तेहरान। और एक इराक भी याद रखना है, ईरान के साथ बगदाद, इराक का कैपिटल है बगदाद, ये भी आपको याद रखना है। ईरान, ईरान आए तो इराक को याद रखना है, इराक आए तो ईरान को याद रखना है। डन। चलो, और मालावी की क्या कैपिटल है? मालावी की कैपिटल, ये मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ लिलोंग बी, लिलोंग बी ये कैपिटल है मालावी की। और मोजाम्बिक्यू, मोजाम्बिक्यू मैपिटो, ये मोजाम्बिक्यू की कैपिटल है। मोरक्को मेरे दिमाग में से निकल रहा है, मोरक्को मुझे दिमाग में याद था, यस रेबट, रबाट जो है वो कैपिटल है मोरक्को, करेक्ट। चलो, स्पेन मैड्रिड, मोरक्को रेबट, और युगांडा कंपाला, तंजानिया दोदोमा, और रशिया मॉस्को, ईरान तेहरान, इराक बगदाद, और मालावी इलोंग्वे, और मोजाम्बिक्यू मैपुटो। डन। ओके चलो, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा खींच गया होगा। तो ऐसे आप हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहे, तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच।